हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शकुंतल एकेडमी में। मैं आशुतोष मिश्रा। आज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, साथ ही बायोटिक घटक कौन कौन से हैं, इकोसिस्टम क्या है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है, इन संबंधों को क्या कहा जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कि किस तरह से ये पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। साथ ही इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण घटक को हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं। साथ ही हमने एबायोटिक फैक्टर्स को समझा था, जिसमें हमने देखा था कि कार्बन चक्र क्या है, CO2 साइकिल क्या है, ऑक्सीजन साइकिल क्या है और नाइट्रोजन की साइकिल कैसी है। नाइट्रोजन साइकिल मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ लोगों का उसमें कमेंट आया, बहुत ही अच्छा आया, कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर पुनः नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में बदला जाता है, और उस नाइट्रेट से जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो अपना भोजन लेते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, DNA RNA बनाते हैं, और फिर उसका डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है और वो वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त हो जाता है। कितना इम्पोर्टेंस है नाइट्रोजन साइकिल का, ये आप लोगों ने समझा कि 78% नाइट्रोजन प्रकृति में होने के बाद भी हम डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं कर पाते हैं। किस तरह से उसका नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण होता है, ये आप लोगों ने देखा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारी साइकिल देख लें। नाइट्रोजन साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ याद रहे ना रहे नाइट्रोजन साइकिल याद होनी चाहिए। इसके अलावा फास्फोरस साइकिल की बात करूंगा मैं, कि फास्फोरस वो साइकिल है जो स्थलीय साइकिल है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि आपने जितना भी साइकिल पढ़ा है, देखा है, समझा है, सारे के सारे या तो जलीय चक्र हैं या गैसीय चक्र हैं, किंतु फास्फोरस साइकिल अकेला ऐसा साइकिल है जो स्थलीय साइकिल है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। आज हम लोग आगे देखते हैं। एबायोटिक हम लोगों ने देख लिया। आज हम समझेंगे बायोटिक क्या होता है, जैविक घटक क्या होता है। लास्ट टाइम हमने उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक बताए थे। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, अ बायोटिक फैक्टर इज एनी लिविंग पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग पार्ट आपको इन्वायरमेंट में दिख रहा है वो बायोटिक फैक्टर है। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आइए समझते हैं ये क्या है। उत्पादक क्या होता है? तो उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें हम ऑटोट्रॉफी कहते हैं। ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं। ग्रीन प्लांट्स एनर्जी का यूज करते हैं अपना भोजन बनाने में, और फूड चेन में ये सबसे निचले स्तर से स्टार्ट होते हैं। जो बेसिक फूड चेन जो स्टार्ट होता है उसका जो बेसिक है वो प्रोड्यूसर्स ही हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो आप देखिए, प्रोड्यूसर्स हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन
सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और कंज्यूमर वो होते हैं जो इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है वो हमेशा शाकाहारी होता है। ये दिखाया गया है कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर तक हो रहा है, कि किस प्रकार से सूर्य की उपस्थिति में ये घास और ये हरे पेड़ भोजन बनाते हैं, जिन्हें खा के गाय और चूहे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इन्हें ये सेकेंडरी कंज्यूमर सांप खाता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमें थोड़ा समझना चाहिए कि सकल प्राथमिक उत्पाद क्या होता है और शुद्ध प्राथमिक उत्पाद क्या होता है। सकल प्राथमिक उत्पाद वो होता है, आपको पता है कि ये पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश में भोजन बनाते हैं, तो ये जो कुल ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में बदलना, कि जितनी ये सौर ऊर्जा के माध्यम से कार्बनिक ऊर्जा में बदल दे रहे हैं, तो उन समस्त मात्रा को जो रासायनिक ऊर्जा द्वारा बदली, सौर ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई, उस सभी मात्रा को हम सकल प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। क्लियर है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से जितनी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं, जितना सारा अपना भोजन बनाते हैं, रासायनिक ऊर्जा को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन सभी को इनके द्वारा बनाई गई समस्त रासायनिक ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे शुद्ध प्राथमिक उत्पाद क्या है, क्योंकि वो तो भोजन बना लिया, लेकिन कुछ भोजन वो अपने श्वसन क्रिया में खर्च करते हैं। ये पेड़ पौधे अपने श्वसन क्रिया में कुछ भोजन खर्च करते हैं, कुछ रासायनिक ऊर्जा को खर्च करते हैं, और यही खर्च करने के बाद जो रासायनिक ऊर्जा बच जाती है, शेष बच जाती है, उसे ही हम शुद्ध प्राथमिक उत्पाद कहते हैं, जिसका अगले कंज्यूमर द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिसे अगले कंज्यूमर द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। और बात नोट करिएगा कि विश्व की औसत प्राथमिक उत्पादकता जो है वो 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, दलदली क्षेत्रों में तथा एस्चुरीज में, ज्वार नदमुख के पास जो शुद्ध प्राथमिक उत्पाद है वो 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, और इसमें भी कोरल की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पाद कोरल का होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डीकम्पोजर क्या होता है। Decomposer is an organism that gets energy and nutrients by breaking down the remain of other organism। ठीक है, जो अपना एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त करते हैं इन्हें तोड़ के, किन्हें तोड़ के, मरने के बाद, मृत्यु के बाद, जीवों के मृत्यु के बाद, कंज्यूमर के मृत्यु के बाद, अपने भोजन के रूप में उनके शरीर के टुकड़े करके, तोड़ के, अपघटन करके अपघटित करते हैं, उसे ही हम डीकम्पोजर बोलते हैं। डीकम्पोजर आप हमेशा याद रखिएगा, मशरूम, अर्थवर्म, बैक्टीरिया, लेकिन वायरस कभी अपघटक नहीं होता है, कभी डीकम्पोजर नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि डीकम्पोजर कौन कौन से होते हैं। डीकम्पोजर अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि जीवों की मौत के बाद उनके मृत शरीर को ये डिकम्पोज करके ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आइए हम समझते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है। ये विभिन्न जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये खाद्य ऊर्जा का प्रवाह बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सिस्टम ना हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में। कैसे आएगी मैं आपको बता रहा हूँ।
फूड चेन को आप देखिए, ये प्रोड्यूसर्स जो सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर टिड्डा, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप, सांप को चील, और इनके मरने के बाद ये अपघटित हो जाते हैं डिकम्पोजर द्वारा। और ये जो चक्र है, ये जो श्रृंखला है, वो हमेशा चलती रहती है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय प्रवाह होता है, और ऊर्जा नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ, हमेशा प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे ऊर्जा का प्रवाह जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा होता है। साथ ही ऊर्जा का जो प्रवाह है वो चक्रीय प्रवाह है, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी जंगल में ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर हिरन है और हिरन को बाघ खा जाता है। उस जंगल में बाघ की जो संख्या है वो सबसे कम होगी, उसके बाद हिरन की होगी, और सबसे ज़्यादा जो संख्या होगी वो पेड़ पौधों की होगी। आप देखिए, अगर उस जंगल से बाघ खत्म हो जाएं, बाघों की संख्या एकदम से खत्म हो जाए, तब क्या होगा? हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें कोई खाने वाला नहीं रहेगा। और हिरन चूंकि हरे पेड़ पौधे खाते हैं, तो जंगल में जितना भी हरा पेड़ पौधा है वो कुछ ही सालों में, कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएगा। संसाधनों पे इस प्रकार से बोझ पड़ेगा कि वो पूरा हरा भरा जंगल समाप्त हो जाएगा, हिरन उसे खा के खत्म कर देगा। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि चाहे वो प्राइमरी उपभोक्ता हो, कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो या टर्सरी कंज्यूमर हो, इनकी उपयोगिता खाद्य श्रृंखला में अत्यधिक जरूरी है। भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन उनकी कितनी आवश्यकता है ये आपको पता चला होगा कि अगर सिर्फ जंगल है, हिरन जंगल को खत्म कर देगा खा के, क्योंकि हिरनों की मौत नहीं होगी, हिरन मरेंगे नहीं। और अगर बाघ है, 8-10 ही बाघ अगर उस जंगल में है तब भी वो रोज शिकार करेगा। इस प्रकार हिरनों की संख्या कम होगी और संसाधन पर बोझ कम पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ये भी वही खाद्य श्रृंखला कि किस प्रकार ग्रीन प्लांट से जो प्रोड्यूसर है सूर्य की उपस्थिति में जो भोजन बनाता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बकरी द्वारा, खरगोश द्वारा और चूहे द्वारा इन घासों को खा के ऊर्जा एक दिशा से दूसरे में, लोअर से अपर में ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, और अंत में ये डिकम्पोज हो जाते हैं अपघटक द्वारा, जिन्हें हम डिकम्पोजर बोलते हैं। हम देखते हैं फूड वेब क्या होता है। फूड वेब, अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स। A group of multiple food chains is called food web. इसमें अनेक स्तर पर खाद्य श्रृंखला होती है। इसमें अनेक जीव होते हैं, और जैसा अभी आपने देखा खाद्य श्रृंखला में वो एक चक्रीय चलता है, एक दिशीय चलता है, किंतु इसमें आप फिगर के माध्यम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कोई भी किसी को खा सकता है, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कई दिशाओं में होता है इसमें। आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से। जो फूड चेन है, इसमें कई पोषी स्तर के जीव मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं। ये पूरी एक श्रृंखला बनती है, और ऊर्जा की जो प्रवाह होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक खाया, मेढक को सांप, सांप को चील, और अंत में ये अपघटित हो गया। इस प्रकार हम देखेंगे कि ऊर्जा की जो प्रवाह है वो एक दिशा में है, एक सीधे रेखा में है, और ये आहार श्रृंखला 3 से 4 चरण की होती है। अगर आप देखें 1, 2, 3 और ये 4 श्रृंखला बाद ये अपघटित हो जाता है। जबकि फूड वेब में कई चरण होते हैं। आप देखिए अलग अलग चरण होता है,
और कई आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। साथ ही ऊर्जा का प्रवाह आप अगर फिगर के माध्यम से देखें तो ये कई दिशाओं में ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स को हम फूड वेब कहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आहार श्रृंखला क्या होती, आहार जाल क्या होता है। आप याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ मल्टीपल फूड चेन, नेटवर्क ऑफ फूड चेन को हम फूड वेब कहते हैं। ये ऊर्जा का प्रवाह आपने देखा होगा कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ये आपने देखा। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से किस प्रकार से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जो सूर्य होता है वो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। इसका आशय यह है कि जहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, अर्थात प्रत्येक चरण पर ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुँचता है। साथ ही जो ऊर्जा पहुँचता है वो जब दूसरे स्तर में पहुँचता है तो उसकी संख्या कम हो जाती है, उसका प्रतिशत कम हो जाता है। चित्र के माध्यम से आप समझ रहे होंगे इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है कि किस तरह सूर्य की उपस्थिति में प्राथमिक उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता यूज करता है। प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक में इस ऊर्जा का संचार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है। साथ ही प्रकृति कारण से नष्ट होने पे या खुद की मृत्यु होने पर, जीवों की मृत्यु होने पर ये सीधे डिकम्पोज हो जाता है डिकम्पोजर द्वारा और मृदा में मिल जाता है और पुनः इन मृदाओं से ही पौधों का निर्माण होता है। 10% ऊर्जा का नियम क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि ये ऊर्जा का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से है, 10% ऊर्जा का नियम क्या है। आपने देखा कि आहार श्रृंखला के 3 चरण होते हैं और एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम पहुंचती है और प्रत्येक चरण पे ऊर्जा का इतना अधिक ह्रास हो जाता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में ये जो हरे पौधे हैं ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस रासायनिक ऊर्जा को शाकाहारी जीवों द्वारा खाया जाता है और इनको जब द्वितीयक उपभोक्ता खाता है तो इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरे स्तर में पहुंच जाता है और अंतिम उपभोक्ता तक, टर्सरी उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते यह ऊर्जा बहुत कम हो जाती है और जिसे हम पुनः ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। अब ये ऊर्जा कितनी पहुंचती है उसके बारे में हम देखते हैं। ऊर्जा का प्रवाह जो है ऊष्मागतिकी के 2 नियम हैं। पहला नियम बोलता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसका रूपांतरण होता है। पहला नियम बोलता है कि ऊर्जा का निर्माण व नाश नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है, किंतु इसका रूपांतरण हो सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताता है कि जब ऊष्मा का रूपांतरण होता है
तो कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है, कुछ ऊर्जा खत्म होती है। जैसे हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसका आशय यही हुआ कि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में इसका रूपांतरण कर दिया, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, इसका रूपांतरण कर दिया, और यही रासायनिक ऊर्जा श्वसन क्रिया के कारण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और दूसरा नियम, जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, और ये जो ह्रास हुई ऊर्जा होती है ये ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में वितरित हो जाती है। क्लियर है? और इस प्रकार जो ऊर्जा का प्रवाह है वो पारिस्थितिक तंत्र में केवल एक दिशा में होता है, और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। साथ ही ऊर्जा का प्रवाह कभी चक्रीय नहीं होता है, ये एक स्तर से दूसरे स्तर में हो जाता है। ये जो 10% ऊर्जा का नियम है इसे लिंडमैन साहब ने दिया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जो प्रत्येक स्तर पर पिछले स्तर की उपलब्ध ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाता है। कि पेड़ पौधे हरे पौधों से 10% भाग पहुंचता है प्राइमरी उपभोक्ता के पास, और उसका 10% पहुंचता है सेकेंडरी के पास, और उसका 10% टर्सरी के पास। इस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। साथ ही ये बताया गया है कि शेष जो 90% ऊर्जा है वो विभिन्न जैव क्रियाओं में उपयोग होकर के खत्म हो जाती है, उनका ह्रास हो जाता है। आइए हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है। आपने देखा होगा, आप अपनी उम्र ले लीजिए, चलिए मैं अपनी उम्र लेता हूँ कि मैं 30 साल का हूँ। साथ ही मैं रोज 100 ग्राम खाना खाता हूँ। इस प्रकार से एक महीने में मैंने 3 किलो भोजन किया। हाँ, इस 3 को अगर हम 1 साल से गुणा कर दें तो हमने 36 किलो भोजन 1 साल में किया। और 36 किलो को अगर हम मान लें 40 किलो, तो मेरी उम्र है 30 साल, अर्थात मैंने 1200 किलो अभी तक मैं भोजन कर चुका हूँ। और इस हिसाब से मेरा जो शरीर है वो 1200 किलो का होना चाहिए, लेकिन 90% ऊर्जा हमारी विभिन्न क्रियाओं में खत्म हो जाती है, अर्थात 120 किलो वजन मेरा होना चाहिए। ये 10% ऊर्जा का नियम है। इस नियम के हिसाब से मेरा वजन 120 किलो होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में मैं 70 kg का हूँ। इसका मतलब हुआ कि जो ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंची वो 10% से भी कम है। किंतु ये मेरे साथ है क्योंकि कई लोग मेरी ही उम्र के 100 किलो के करीब में होंगे। तो इस प्रकार आप समझे होंगे कि 10% ऊर्जा का नियम क्या कहता है, किस प्रकार इस नियम का उपयोग होता है। कि मोटा मोटा आप समझिए, एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा पहुंचता है तो सिर्फ उसका 10% भाग ही दूसरे पोषण स्तर में पहुंचता है, दूसरे कंज्यूमर में पहुंचता है। शेष 90% ऊर्जा वो अपने दैनिक क्रियाकर्म के लिए, क्रियाकलापों के लिए उपभोक्ता यूज करता है, पहले स्तर वाला। क्लियर है? अब देखते हैं प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन सा होता है, जिससे समझने में आसानी हो कि किस प्रकार से
इसमें आप देख रहे हैं कि ये पारिस्थितिक तंत्र में ये स्थलीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये डिजर्ट का, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पिरामिड क्या होता है। ये इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार का होता है: संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। जो संख्या पिरामिड है, यह उत्पादक तथा क्रमिक रूप से बढ़ते पोषण स्तरों के जीवों की संख्या के मध्य संबंधों को दर्शाता है। संख्या पिरामिड आप हमेशा याद रखिए, ये सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। जैसे घास स्थल और फसल स्थल का जो परितंत्र है वो हमेशा सीधा बनता है। आपने देखा होगा घास में कि ढेर सारे घास, उसे कुछ जीव खाए, जैसे टिड्डा खाया, खेत में टिड्डों की संख्या ज़्यादा, मेढक की संख्या कुछ कम और सांप की संख्या बहुत कम। इस प्रकार से आप घास स्थल का समझ सकते हैं। जबकि अगर आप किसी तालाब में देखें तो वहाँ पर छोटी मछलियाँ छोटी को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, बड़ी को और बड़ी मछलियाँ, और फिर सबसे बड़ी मछलियों का वो भोजन बनती हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि एक पेड़ उस पेड़ पर रहने वाले चिड़ियों की संख्या, जो शाकाहारी होते हैं, कीटों की संख्या, उसी पेड़ पे कितने सारे कीट रहते हैं, कि भोजन सिर्फ इसी से मिलना है लेकिन इस पर रहने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा होती है, इसे ही हम संख्या पिरामिड बोलते हैं। बात करें अगर जैवभार पिरामिड की, तो जैवभार पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में सभी पोषण स्तर पर भंडारित समस्त जीवों के सकल शुष्क भार का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। इसका आधार हमेशा प्राथमिक उत्पादक के भार में दर्शाया जाता है। आधार में हमेशा प्राथमिक उत्पादकों का भार दर्शाया जाता है, जबकि आधार के ऊपर के भागों में क्रमशः विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को दर्शाया जाता है। यहाँ पे उत्पादक, फिर ये उपभोक्ता, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो कुछ इस प्रकार से जैवभार पिरामिड का फिगर बनता है। ये भी सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। जलीय तंत्र का पिरामिड आप हमेशा याद रखिए, जलीय तंत्र का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। बात करते हैं ऊर्जा पिरामिड की, तो ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र के इकोसिस्टम के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। ये सदैव सीधा बनता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से वही 10% का नियम, पहले पोषण से दूसरे पोषण में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आप संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड को समझे होंगे। बायोनॉमिक्स क्या है? नया शब्द है बायोनॉमिक्स। ये एक्चुअल में इकोलॉजी का ही पर्यायवाची है। इसमें भी हम जीवधारियों का उनके वातावरण से क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे समझते हैं कि बायोनॉमिक्स क्या होता है, किस प्रकार बायोनॉमिक्स यूज होता है। तो
मुझे उम्मीद है आप बायोनॉमिक्स समझ गए होंगे। ये पारिस्थितिक तंत्र का इकोसिस्टम का सिनोनिम्स है। इसमें भी हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं, जीवों का, उनके वातावरण से के मध्य क्या संबंध है, उन्हीं का अध्ययन बायोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। आइए हम देखते हैं जैविक आवर्धन क्या होता है। जैविक आवर्धन को हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। इसमें आहार श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण होता है। आपको पता है कि कई सारे ऐसे अजैव निम्नकारक पदार्थ हैं जिनका अपघटन नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो हजारों सालों में खत्म होते हैं, जैसे DDT। चित्र के माध्यम से आप समझिए कि इसमें जो सांद्रता है वो एक जीव से दूसरे जीव में बढ़ती जाती है। कि आपने खेत में DDT का यूज किया, किसी किसान ने खेत में DDT का यूज किया, उसे टिड्डे ने खाया उस हरे घास को, तो वो DDT की जो सांद्रता है वो खत्म नहीं हुई बल्कि टिड्डे में बढ़ गई। उसे मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। इस प्रकार के उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। खेत के मैदान में इस फिगर में चील को दिखाया गया है। तो आप ये समझिए, चूँकि ये फसल चक्र का है, जलीय चक्र का है, मैंने आपको फसल चक्र का बताया कि किस प्रकार खेत में किसानों द्वारा DDT का यूज करके, वो खत्म होने वाला पदार्थ है नहीं, अजैव निम्नकारक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो हमेशा पड़ा रहता है, हजारों साल तक उसकी सांद्रता नहीं खत्म होती, और वो एक जीव से जब दूसरे जीव में बढ़ता है तो उसकी सांद्रता जो है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। इसे ही हम लोग जैविक आवर्धन बोलते हैं। आइए देखते हैं जैविक भू रासायनिक चक्र क्या होता है। अगर हम बात करें जैविक भू रासायनिक चक्र की, तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के जैविक अवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों का अजैविक तत्वों में पुनः आगमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अर्थात कि जैसे मैंने अभी आपको नाइट्रोजन साइकिल बताया था, या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल बताया था, या ऑक्सीजन का साइकिल बताया था, कि किस प्रकार से प्रकृति से ये किस माध्यम द्वारा, किस चक्र द्वारा इनका यूज होता है और पुनः ये विमुक्त हो जाते हैं वायुमंडल में, किस प्रकार से, इन्हीं को ही हम जैविक भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैविक अनुक्रमण भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही जैविक अनुक्रमण या पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। जैसे घास के स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। जैसे आग लगने आदि के कारण से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है, तो इसमें लाइकेन उगते हैं। किस तरह से उन्हें आदर्श वातावरण मिलता है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं जैविक अनुक्रमण के अंतर्गत। ये इकोलॉजिकल सक्सीजन भी इसे कहते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये क्या होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से एनुअल प्लांट, छोटे छोटे घास स्थल कैसे चेंज हुए झाड़ियों में, झाड़ियों से कैसे पेड़ों का निर्माण हुआ, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसे आप याद रखिएगा, एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 में इसे बताया था। ये जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है, इकोलॉजिकल सक्सीजन है, ये एक निश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को इकोलॉजिकल सक्सीजन कहते हैं। इसमें समय के साथ समुदायों का प्रतिस्थापन होता है। इस परिवर्तन में
जैविक तथा अजैविक दोनों घटक शामिल रहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सक्सीजन और सेकेंडरी सक्सीजन। प्राइमरी सक्सीजन की बात करें तो ऐसे गैर आबादी वाले क्षेत्र जहाँ पहले कोई समुदाय या प्रजाति विद्यमान ना रही हो, नग्न चट्टान रहे हों, जैसे नवनिर्मित डेल्टा रही हो, नवनिर्मित ज्वालामुख द्वीप रहे हों, ऐसे चट्टानों पर सबसे पहले लाइकेन डेवलप करता है, लाइकेन उत्पन्न होता है और ये लाइकेन मृदा निर्माण करने वाली लाइकेन होती हैं और इन लाइकेन के द्वारा अनेक प्रजातियों का निर्माण होता है कि लाइकेन बाद में मांस में परिवर्तित हो जाता है, जो हवा में उपस्थित धूल के कणों को संग्रहित करता है और इस प्रकार मृदा जमाव की प्रक्रिया में तेजी लाता है। और जब वहाँ पर एक बार मृदा जम जाती है, यहाँ पर जब मृदा जम जाएगी तो उसमें शाकीय पौधों के बीजों का अंकुरण होगा और धीरे धीरे ये शाकीय पौधे झाड़ी वृक्ष में इस प्रकार उनका विकास होता है। उनकी पत्तियाँ और पोषक तत्वों का निर्माण करती हैं। अगर हम देखें सेकेंडरी सक्सीजन तो यहाँ पे पहले से ही कोई जंगल झाड़ी थी, लेकिन किसी ऐसे कारण से, आग लगने से या कोई और प्राकृतिक कारण से वो नष्ट हो गई, तो पुनः कुछ समय बाद वही पुरानी प्रावस्था कि शाकीय पादपों का अधिवासन और फिर पेड़ पौधों का उगना ही द्वितीयक सक्सीजन या सेकेंडरी सक्सीजन कहलाता है। बात करें पारिस्थितिकी पदछाप की तो पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी पदछाप बोलते हैं। मानव को चलाने के लिए, उसके जीवन के लिए कितनी आवश्यक मात्रा जरूरी होती है, उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी पदछाप बोलते हैं। इकोटोन आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक तरफ जंगल दिख रहा है, दूसरी तरफ ये घास का मैदान, लेकिन ये जो बीच वाला संक्रमित क्षेत्र है इसमें जंगलों के भी पेड़ पौधे हैं, साथ ही घास स्थल का भी पेड़ पौधा है। इसे ही हम इकोटोन बोलते हैं। कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक समुदाय या पारितंत्र के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, जैसे घास स्थल तथा वन के क्षेत्र का ये मिडिल वाला पार्ट इकोटोन कहलाता है। इसमें दोनों क्षेत्रों की, घास स्थल की और जंगल स्तर की दोनों पारिस्थितिक तंत्र के समुदायों की विशेषता पाई जाती है और इसमें जीवों की संख्या इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। ये कोर प्रभाव दो पारितंत्र के आपस में मिलने से इकोटोन क्षेत्र में उच्च जैव विविधता पाई जाती है। इसी उच्च जैव विविधता को ही हम लोग कोर प्रभाव बोलते हैं। देखते हैं इकोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होता है, पारिस्थितिकी सूचक क्या होता है। क्योंकि पारिस्थिति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो हमें बताते हैं कि पारिस्थिति में, इकोसिस्टम में क्या चेंज हो रहा है, किसकी ज़रूरत है। ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हम निश्चिंत हो जाएं, या आप ये कह सकते हैं कि ये इनको देख के ही हम अपने जीवन शैली में बदलाव करें, उद्योग धंधों में बदलाव करें, क्योंकि ये हमेशा बताते रहते हैं कि प्रकृति में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना प्रदूषण हो रहा है या प्रदूषण नहीं हो रहा है। इसे ही हम इकोलॉजिकल इंडिकेटर कहते हैं।
जैसे अभी लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा कि मौसम कितना साफ हो गया था, जलवायु कितनी साफ हो गई थी। जालंधर से हिमालय किस प्रकार से दिख रहा था, बिहार से नेपाल का हिमालय किस प्रकार दिख रहा था। आपने दिल्ली में देखा होगा कि दिल्ली में किस प्रकार से मौसम साफ हो गया था। तो ऐसे कुछ स्पीशीज होते हैं जो इन सब के बारे में हमें बताते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो जो इकोलॉजिकल इंडिकेटर जीव होते हैं ये ऐसी प्रजाति होते हैं जो जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। तापमान के बढ़ने से, प्रदूषण के बढ़ने से ये तुरंत ही क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऐसे समस्त प्रकार के जीवों को हम लोग इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपका क्लियर हुआ होगा कि इंडिकेटर स्पीशीज क्या होता है। ये अम्ब्रेला स्पीशीज है। अम्ब्रेला स्पीशीज के निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है। ये विस्तृत परास वाली प्रजातियां होती हैं जो बहुत हद तक की स्टोन प्रजाति की भांति ही व्यवहार करती हैं। जैसे चीता, मैंने भी आपको बताया कि अगर चीता खत्म हो जाए तो जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खाद्य श्रृंखला पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खाद्य जाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ फाउंडेशन स्पीशीज होती हैं। फाउंडेशन स्पीशीज इंजीनियर्स ऑफ इकोसिस्टम कहलाती हैं। बिल्ड एंड मेंटेन हैबिटेट्स दैट बेनिफिट अदर ऑर्गेनिज्म दैट यूज। इसका आशय यह है कि ऐसी प्रजातियां जो अन्य प्रजातियों के निर्माण या अस्तित्व का आधार तैयार कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं, ऐसी प्रजातियों को हम लोग फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। तो ये सारी बातें रहीं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की। आइए देखते हैं हम लोगों ने एनवायरनमेंट इकोलॉजी में क्या देखा, क्या समझा, एक बार रिकॉल करते हैं ताकि समझ में आए कि हम एक्चुअल में क्या पढ़े हैं, क्या समझे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट की परिभाषा हमने पहले वीडियो में देखा था। हमने देखा था कि 5 जून कब से मनाया जाता है। एनवायरनमेंट की परिभाषा देखी कि किस प्रकार से जीव को लिविंग और नॉन लिविंग ने किस प्रकार से घेर रखा है। साथ ही हमने देखा इकोलॉजी क्या होता है, जीवों का उनके वातावरण के मध्य अध्ययन। इकोलॉजी की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी, इसका यूज किसने किया, इकोसिस्टम क्या होता है, जीवों का वो समुदाय और साथ ही जिसमें वो जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है, पर्यावरण संतुलन किस प्रकार से ये करते हैं। साथ ही इकोसिस्टम के कौन से जैविक और अजैविक घटक हैं। अजैविक घटक में हमने देखा एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, कि किस तरह से क्लाइमेटिक फैक्टर वगैरह अपना योगदान देते हैं। आज हमने जैविक घटकों को देखा कि जैविक घटक में क्या क्या आता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक हमने देखा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर भोजन का निर्माण करते हैं। फिर हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला में किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा से दूसरी दिशा में होता है, इनका क्रम क्या है, प्राइमरी उपभोक्ता क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है और अपघटक क्या है, ये हमने देखा। फूड वेब क्या होता है,
अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल फूड चेन। साथ ही व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, हमने ये भी देखा। साथ ही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे है, ऊष्मागतिकी के दो नियम क्या हैं, 10% लिंडमैन का ऊर्जा का नियम क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड क्या होता है, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, जैव भार पिरामिड क्या होता है, हम लोगों ने इसे भी देखा। साथ ही हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि इकोटोन क्या होता है। इसके अलावा इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं, कीस्टोन प्रजातियां जिन्हें हम बोलते हैं ये क्या होती हैं, अम्ब्रेला प्रजातियां क्या होती हैं, इन सबको हमने देखा। अब इसके बाद से जो हमारी नई वीडियो आएगी वो अगली वीडियो रहेगी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के चैप्टर का, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जो हमारे बचे हुए पार्ट हैं। अभी ये पहला पार्ट ख़त्म हुआ है, उसके बाद के बचे हुए पार्ट की जैव विविधता क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ओजोन डिप्लेशन क्या है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कमेंट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अगर समझ में आ रहा है उससे एक मोटिवेशन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।